हेलो फ्रेंड्स, आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं के लिए समकालीन भारत भाग 2 का अध्याय 1 संसाधन एवं विकास इसके अभ्यास कार्य के विषय में जानकारी देंगे। पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्नों का। इसमें ए, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका उत्तर होगा अनवीकरण योग्य। अनवीकरण योग्य। दूसरा है ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका सही उत्तर होगा पुनः पूर्ति योग्य। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्न में से मुख्य कारण क्या है? ये प्रश्न तीसरा है। इसका उत्तर है अधिक सिंचाई। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो इसका उत्तर होगा उत्तरांचल। इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो इसका उत्तर है गुजरात। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मिट्टी पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इस प्रकार की जो मिट्टी है वो महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी में मुख्य रूप से कपास की फसल उगाई जाती है। इसके साथ साथ गेहूं भी इस मिट्टी में अच्छा होता है। दूसरा इसी में है पूर्वी तट नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? इस प्रकार की मिट्टी की 3 मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो पूर्वी तट नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी की 3 मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। आप लोगों को ये ज्ञात होगा कि जहाँ भी नदी के तटवर्ती क्षेत्र होते हैं वहाँ पर अक्सर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ होती है। सभी प्रकार की फसलों के लिए इसमें पर्याप्त पोषक तत्व होने के कारण ये उपजाऊ मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी। इसकी विशेषताओं में नंबर 1, जलोढ़ मिट्टी बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। दूसरा, इस मिट्टी में चूना, पोटास, फास्फोरस और वनस्पति के अंश जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तीसरा है इस प्रकार की मिट्टी में चावल, गेहूं, गन्ना, मक्का, कपास, पटसन इत्यादि फसल उपजाई जाती हैं। अगला प्रश्न है पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? यानी पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी का अपरदन सबसे अधिक होता है क्योंकि बारिश का जो पानी होता है वो तीव्र गति से वेग के साथ नीचाई की ओर बहता है, जिससे अपने साथ वो मिट्टी का अपरदन करता है, मिट्टी का क्षरण करता है। तो इसका उत्तर होगा पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी अपरदन की रोकथाम के लिए निम्न कदम उठाने चाहिए। नंबर 1, ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई करनी चाहिए। इससे जल के बहाव की गति कम हो जाती है। यानी तिरछी रेखाएं खींचती हैं जुताई में तो उन नालियों के माध्यम से पानी को थोड़ा सा ब्रेक लगता है, रुकता है। दूसरा है इसका ढाल वाली भूमि पर सीढ़ी नुमा खेत बनाने चाहिए।
इससे पानी के कटाव को कम किया जा सकता है। ये दूसरा उपाय है सीढ़ीदार खेत बनाना। अक्सर पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसी खेती की जाती है। तीसरा है फसलों के बीच घास की पेटी लगानी चाहिए, इससे पानी के बहाव को कम किया जा सकता है। अभी हमारे क्षेत्र में अगर हम देखें तो मेड़ें होती हैं, खेतों के बीच में मेड़ डाले जाते हैं और उस पर घास उगाई जाती है। ऐसी अगर घास उगाई जाए तो पानी के वेग को रोका जा सकता है, तो जितना क्षरण मिट्टी का होता है उससे कम होने लगता है। चौथा है ढाल वाली भूमि पर वृक्षारोपण करना चाहिए, क्योंकि पेड़ों की जड़ें मिट्टी को पकड़े रहती हैं। उपरोक्त तरीकों से पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी अपरदन को रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दें। उत्तर हो जाएगा वैसे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है उसे जैव संसाधन कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मत्स्य, मानव इत्यादि। वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनी हैं उसे अजैव संसाधन कहते हैं, जैसे चट्टानें, खनिज, मानव निर्मित कई वस्तुएं जैसे मोटर गाड़ी, सड़क, रेल आदि। ये सब वस्तुएं जैव संसाधन और अजैव संसाधन के अंतर्गत आती हैं। अजैव संसाधन में जो निर्जीव हैं और जैव में जो सजीव हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। वर्ष 1961 से 61 के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई, इसका क्या कारण है। भारत में उत्तर होगा इसका, भारत में मुख्यतः 5 प्रकार से भू उपयोग किया जाता है। ये प्रारूप वर्ष 2014-15 से संबंधित है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उनको देखें। पहला है वन। कुल भूधरातल का लगभग 23.3% भूभाग वृक्षों एवं झाड़ियों से ढका है। दूसरा है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। इसके अंतर्गत बंजर तथा कृषि योग्य भूमि 5.5% एवं गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि 8.7% सम्मिलित है, जो कुल भूमि का 14.2% है। तीसरा है प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि। इसके अंतर्गत अस्थायी चारागाह, जो मवेशी या जानवरों के चराने के लिए घास के मैदान होते हैं, उनको अस्थायी चारागाह कहा जाता है, तथा अन्य गोचर भूमि 3.3%। विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि 1% है, तथा कृषि योग्य बंजर भूमि 4% सम्मिलित है, जो कुल भूभाग का 8.3% है। चौथा इसका पॉइंट है प्रति भूमि। प्रति यानी जिस पर कोई कृषि कार्य वगैरह नहीं होता है, वो प्रति भूमि कहलाती है। तो इसके अंतर्गत वर्तमान प्रति भूमि 4.9% है, तथा वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि 3.6% सम्मिलित है, जो कुल भूभाग का 8.5% है। पांचवा है शुद्ध बोया गया क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत कुल 45.5% भूभाग सम्मिलित है, यानी कुल जो भूभाग है
उसका 45.5% भूभाग ऐसा है जो शुद्ध कृषि के लिए उपयोग किया जाता है। वर्ष 1960-61 में वन 18.1% भूभाग पर था। वहीं वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भारत में 23.3% भूभाग पर वन है। वर्ष 1960-61 से अब तक ये बहुत कम वृद्धि है। पर्यावरण संतुलन के लिए 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। इतने दिनों में वन क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई। इसके निम्न कारण हैं। नंबर 1, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण घरेलू उपयोग के लिए वनों को काटा जाना। नंबर 2, ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन की आपूर्ति हेतु पेड़ों को काटा जाना। नंबर 3, वनों को साफ कर कृषि भूमि में बदला जाना। नंबर 4, विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए कच्चा माल हेतु पेड़ों की कटाई कर जाना। फिर नंबर 5 है विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के कारण वनों का ह्रास होना। अब इनमें अगर हम देखें तो पहला है घरेलू उपयोग के लिए वनों का काटा जाना। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश घरों में चूल्हे जलाए जाते हैं जिसमें लकड़ी का उपयोग किया जाता है। फिर दूसरा है ईंधन आपूर्ति के लिए, ईंधन के रूप में इसका उपयोग घरेलू काम में होता है। फिर घरों को बनाने के लिए भी इसका उपयोग होता है, लकड़ी का। फर्नीचर आदि बनाने में भी इसका उपयोग होता है। वनों को साफ करके कृषि भूमि के लिए तैयार करना। जंगली क्षेत्र जो हैं या वनों से आच्छादित क्षेत्र जो हैं उनके लिए साफ करके और उसमें खेत बनाना। फिर कच्चे माल के रूप में कई उद्योगों के लिए रॉ मटेरियल वनों से मिलता है, उसके लिए भी पेड़ों की कटाई की जाती है। फिर विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं जैसे सड़क निर्माण या रेलगाड़ियों की लाइन डालना या उद्योगों को विकसित करने के लिए क्षेत्रों का चयन होना। अभी जैसे सागर के पास बक्सवाहा क्षेत्र में बहुत बड़े क्षेत्र में हीरा निकल रहा है। ऐसा अनुमान है कि ये पन्ना ज़िले से बहुत ज़्यादा क्षेत्र है जहाँ हीरा निकलना है, तो जंगलों को काटा जाना है। इस तरह की कई परियोजनाएं आती रहती हैं और उनके लिए जंगलों का विनाश होता रहता है। प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग कैसे हुआ है? अब इसका उत्तर अपन को देना है। तो संसाधनों का उपयोग सांस्कृतिक विरासत जैसे मनुष्य के ज्ञान, कौशल, प्रौद्योगिकी आदि पर निर्भर करता है। प्रौद्योगिकी विकास के कारण आर्थिक विकास संभव हुआ है, जिससे संसाधनों का उपभोग बढ़ा है। यदि कोई क्षेत्र संसाधनों में धनी है लेकिन वहाँ प्रौद्योगिकी विकास नहीं हुआ है, तो इन उपलब्ध संसाधनों का उपभोग संभव नहीं है। प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण ही विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों को भूगर्भ से निकालना संभव हो पाया है। यानी बिना प्रौद्योगिकी के संसाधनों की उपलब्धता के कोई मायने नहीं। अगर प्रौद्योगिकी है, आर्थिक संसाधन है, तो संसाधन दूसरे जो भूगर्भ से हमें निकालना है उनके लिए उचित वातावरण, उचित तकनीकी हमें प्राप्त हो जाती है और हम संसाधनों का उपभोग कर पाते हैं। आदिम अवस्था में मनुष्य वनस्पति एवं पशुओं पर निर्भर था। धीरे धीरे मनुष्य ने उन्नति की और अपने नवीन तकनीक और प्रौद्योगिकी के बल पर प्रकृति के रहस्यों को पता लगाया और कल की प्राकृतिक संपदा को आज के संसाधनों में बदल दिया। मनुष्य द्वारा संसाधनों का प्रयोग उसके प्रौद्योगिकी के स्तर पर निर्भर करता है। कोयला तथा पेट्रोलियम का प्रयोग आर्थिक स्तर पर
तब तक नहीं हो पाया जब तक भाप का इंजन और अंतर्दहन इंजन का आविष्कार नहीं हो गया। अतः प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण ही संसाधनों का अधिक उपभोग हुआ है। ये कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे मानव की आवश्यकताएं बढ़ती गईं, वैसे वैसे संसाधनों का उपभोग भी बढ़ता जा रहा है। संसाधनों को ढूंढना, उनकी खोज करना, उनको निकालने के लिए उचित तकनीक का प्रबंध करना, ये तभी संभव होता है जब मनुष्य के लिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नए नए संसाधनों की आवश्यकता महसूस होती है। तो ये हमारा सामाजिक विज्ञान भाग 2 का वीडियो था। आपको कैसा लगा इसमें कमेंट करें, और इस वीडियो को अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अगला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।